फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम मैटर एंड मटेरियल चैप्टर का अचीवर सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में इसी चैप्टर का लेवल 2 सॉल्व किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स। हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए, gases have weight, that's why it is easier to carry an empty LPG cylinder than a full one। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पे लिखा है गैस का वेट होता है, बिकॉज यहाँ पे LPG सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया है। तो अगर आपने कभी भरे LPG सिलेंडर और खाली LPG सिलेंडर को उठा के कंपेयर किया होगा तो उसमें जो खाली LPG सिलेंडर होता है उसे उठाना आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर LPG गैस नहीं होती। LPG गैस नहीं होगी तो यानी उसका वेट हल्का हो जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से गैसेस का वेट होता है। तो ये ट्रू है। और स्टेटमेंट नंबर बी, लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ये भी ट्रू है, क्योंकि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर शेप नहीं होता, क्योंकि लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है, बट लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप एग्जांपल ले लीजिए मिल्क टेट्रा पैक वाला। तो वो मान लीजिए आपके पास 1 लीटर वाला पैक है, अगर आपने उसे किसी वेसल में ट्रांसफर किया तो उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता। स्टेटमेंट नंबर सी, टिन इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि टिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। पर इन्होंने जो डेफिनेशन दी हुई है तो ये मर्क्यूरी की डेफिनेशन है, क्योंकि यही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें TTF हो, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ट्रू ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम। हमें यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया गया है और हमें इस वेन डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, वुड, जूस एंड ऑक्सीजन। तो हमें बताना कि इस वेन डायग्राम में कौन सा लेटर है जो कि इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, P का वुड, V का जूस एंड R का ऑक्सीजन। चलिए इन ऑप्शंस को एक बार वेन डायग्राम में भी देख लेते हैं। सबसे पहला है P। तो P को हमने वुड बताया, तो वुड क्या है? सॉलिड। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो किसी भी सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो ये P करेक्ट है। अब देख लेते हैं V। तो V है कैन फ्लो एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी बताता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जूस लिक्विड होता है, तो V भी करेक्ट है। एंड एक बार R देख लेते हैं। R है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होते हैं? एयर। तो इन्होंने प्रॉपर्टी बताई है कैन फ्लो, तो ऑक्सीजन फ्लो करता है हमारे एयर में। इन्होंने और कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई जैसे कि डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऑब्वियसली गैस आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द गिवन टेबल। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से हमें बताना है कि x, y एंड z कौन से मटेरियल हैं। चलिए x से स्टार्ट करते हो। x की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। x का डेफिनेट वॉल्यूम है, पर ना ही वो ओपैक है ना ही उसका डेफिनेट शेप है, तो x एक लिक्विड हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लिक्विड दिए हुए हैं। तो इसमें 2 लिक्विड्स है, हनी एंड वाटर। तो ये है B एंड C ऑप्शन में। तो हम A एंड D को इलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि हम इन ऑप्शंस पर दोबारा ना है। अब चलिए देख लेते हैं Y। तो Y की प्रॉपर्टीज देखें तो ये डेफिनेट वॉल्यूम है इसका, ये ओपेक भी है और डेफिनेट शेप भी है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल देखना है जो कि सॉलिड हो और वो ओपेक भी हो। इसमें है वुडन शीट एंड मिरर, तो ये दोनों ओपेक होते हैं। तो अब हमारे पास केवल Z बचा है, तो एक बार Z देख लेते हैं। तो Z का डेफिनेट वॉल्यूम है, वो ओपेक नहीं है और उसका डेफिनेट शेप है। ये है ग्लास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, X का वाटर, Y का वुडन शीट एंड Z का ग्लास। Question number 4, X changes to Y on condensation. Select the correct option that correctly represent arrangement of molecules in X and Y. तो हमें बताना है X जब Y में चेंज होता है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कि X एंड Y का डायग्राम सही दिया हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए पहले कंडेंसेशन देख लेते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन। हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें
में x के साथ गैस हो एंड y के साथ लिक्विड हो, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो x में आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये गैस है। एंड y के मॉलिक्यूल्स आप थोड़े पास देख सकते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लिक्विड है। तो ये कंडेंसेशन की प्रोसेस को दिखाता है कि जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो हम उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो चलिए इन बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें x को सॉलिड बताया है और y को गैस बताया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें सॉलिड है एंड लिक्विड है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं मेल्टिंग। तो ए भी कट हो गया एंड सी भी कट हो गया एंड हमारे पास डी है। डी में ऐसा प्रोसेस दिखाया गया जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, तो वो है फ्रीजिंग। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें इसमें कंडेंसेशन का बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन फिगर शोज 3 स्टेट्स x, y and z in which matter can exist। यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिए हुए x, y and z। ये 3 डायग्राम्स 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें जो आप एरो देख रहे हैं p, q, r, s, तो इनमें से हमें बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए नीचे, तो इनसे रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ p and r, heat energy is used to overcome the force of attraction between the particles। तो चलिए इस ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए हम P एंड R के एरो पर आ जाते हैं। तो P एंड R के एरो में आप देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो हमें जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो तो हमें हीट देना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। तो आइस को जब हम हीट देते हैं तो वाटर में चेंज हो जाता है और वाटर क्या है, लिक्विड। तो इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी चीज को जब हीट देते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करता है। तो जब हम किसी भी चीज को हीट देंगे तो जो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होगा, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, तो वो ज्यादा और बढ़ता जाएगा क्योंकि हीट आने पर मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स मूव होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो स्टेट में चेंज होगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि P एंड R में हम हीट दे रहे हैं जिससे कि ये जो अलग अलग सब्सटेंस है ये अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। जैसे कि सॉलिड को हमने हीट दी तो वो लिक्विड बन गया और लिक्विड को हमने हीट दी तो वेपर बन गया। वो क्यों बना? क्योंकि हमने उसे हीट दी। हीट देने से मॉलिक्यूल में एनर्जी आ जाती है और वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसे जब दूर भागेंगे तो स्टेट में चेंज हो जाएगा कि सॉलिड के लिक्विड दूर हो जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल जब और भी दूर हो जाएंगे तो वो बन जाएगा गैस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने मैटर एंड मटेरियल चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उन सभी को कंप्लीट कर लिया है एंड नेक्स्ट सेशन में हम वर्क फोर्स एंड एनर्जी के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।